तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, किस चीज का सबको पता है। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी विड से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे उसको मैंने क्लियर करा था, और साथ ही साथ जो है मैंने इसका जो नोट्स है जिसपे मैं अभी आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, वो नोट्स भी मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है। आप लोगों का बहुत अच्छा कमेंट्स भी आ रहा है कि सर कंटिन्यू करें, तो आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। हम ये सारी चीजें आपको अच्छे से एग्जाम तक करा देंगे। अगर एग्जाम का डेट फाइनल हो जाता है ना बच्चों, तो ये भी हम कर सकते हैं कि सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, चिंता ना करें। तो आज की इस वीडियो में, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा सर क्यों ना नोट्स को ही आप एक बार डील कर दें ताकि हम लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आज हम डील करने वाले हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी को। इसी को हम लोग कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और अलग नाम है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, तो उसको हम देखते हैं। तो आइए छोटे से नोट्स को अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो तैयार हैं आप सभी, उम्मीद है होंगे, ठीक है। चलो, रेस्टोरेशन कॉमेडी इज ए जेनर। अब इस जेनर शब्द का अर्थ क्या होता है? जेनर शब्द का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं शैली है, ठीक है। इसके एक स्टाइल आप कह सकते हैं, ठीक है ना। शैली है किस चीज का? इंग्लिश कॉमेडी का। एक स्टाइल है इंग्लिश कॉमेडी का। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज अ स्टाइल ऑफ इंग्लिश ड्रामा, एक तरीके का स्टाइल है। इट वॉज परफॉर्म्ड इन द रेस्टोरेशन पीरियड। अब ये रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक था? 1660 से लेकर के 1710 तक, है ना। इस समय इसको परफॉर्म किया गया था। अ सिनोनिम ऑफ दिस, इसका यानी कि इस रेस्टोरेशन कॉमेडी का जो सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब आप सब जानते हैं, पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, यानी कि सिमिलर मीनिंग जो देता है। इसका एक सिनोनिम को ही हम लोग क्या करते हैं? अपने शब्दों में कॉमेडी ऑफ मैनर्स करते हैं। द टर्म, यहाँ पे ये काटा गया है, ठीक है, इसको चिंता ना करें। द टर्म, ये टर्म इज ऑल्सो रेफर्ड एज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसको तो हम कितने नामों से जान गए? तीन। एक तो रेस्टोरेशन कॉमेडी, एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो गया, और एक क्या हो गया आपको? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी हम कह सकते हैं। यानी कि सेंटिमेंटल नहीं है, ये क्या है? सेंटिमेंट्स के अपोजिट है। इसमें उतना ज्यादा फीलिंग एंड इमोशंस पे जोर नहीं दिया गया है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। आगे बढ़ाते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है देखेंगे गौर से। देखिए, ये सारा नोट्स मैंने खुद से लिखा है, मेहनत करके लिखा है, ताकि ऑनर्स में जनरली होता है ना कि बच्चे गेस गाइड के भरोसे पढ़ते हैं, अच्छा से लिख नहीं पाते, स्कोर अच्छा हो नहीं पाता है। लेकिन ये सारे नोट्स अगर आप कर लेंगे तो अच्छे से आपका स्कोर हो जाएगा। आगे है कि इट इज वेरी मच रियलिस्टिक एंड क्या है? सटायरिकल। अब रियलिस्टिक का मतलब तो आप सब बच्चे जानते हैं कि ज्यादा रियलिस्टिक है, और साथ ही साथ सटायर शब्द का मतलब होता है किसी चीज पे व्यंग करना, किसी चीज का प्रहसन करना, किसी चीज का मजाक उड़ाना। तो ये एक रियलिस्टिक चीजें हैं इसमें, और दूसरी बात है सैटारिकल भी है, व्यंग्यात्मक चीजें भी इसमें है ना। इट क्वेश्चंस एंड कमेंट्स अपॉन द मैनर्स एंड कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब समझ सकते हैं रीति रिवाज, यानी कि प्रश्न उठाता है किस किस चीज पे? दो चीजों पे। एक तो मैनर्स पे। मैनर्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि आदमी का क्या ढंग होता है, क्या तौर तरीका होता है। जैसे किसी को नहीं कहते कि तुम्हारे पास मैनर नहीं है, अच्छे से बिहेव तुम नहीं कर पाते हो, है ना। और रिचुअल्स, ये दो चीजों पे क्वेश्चन करता है, एक तो मैनर्स पे और दूसरा क्वेश्चन करता है रिचुअल पे। ओके। इट ऑफन टारगेट्स ग्रेटली, ठीक है, ग्रेटली सॉफिस्टिकेटेड। देखो, सॉफिस्टिकेटेड का अर्थ होता है कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जटिल, है ना, आर्टिफिशियल सोसाइटी। तो ये कमेंट करता है मैनर्स पे और कहा? कन्वेंशंस पे। और फिर से ये टारगेट करता है मुख्य रूप से बड़े स्तर पे, ग्रेटली मतलब महानी, बड़े स्तर पे, सॉफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी। जो हमारा समाज है ना, समाज कैसा है? आर्टिफिशियल है, बनावटी समाज है। और जो सॉफिस्टिकेटेड अपना समाज है, बनावटी जो अपना समाज है, उसके ऊपर ये डायरेक्ट टारगेट करता है ना। इट इज अ सटायर, एक तरीके से हम इसको सटायर भी कहते हैं, व्यंग भी कहते हैं। और फैशन, फैशन के ऊपर व्यंग करना, मैनर्स के ऊपर व्यंग करना, एंड आउटलुक ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी का जो आउटलुक है, यानी कि सोसाइटी अपना जो दिखता है, उन चीजों के ऊपर भी व्यंग करना कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेंसुअली एक्सप्लिसिट वर्ड्स। अब इसका मतलब सेंसुअली का मतलब क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं कामुकता के तरीके से। इसमें क्या क्या चीजें हैं? कंटेन करता है सेंसुअलिटी को। सेंसुअलिटी को एक्सप्लिट मतलब होता है स्पष्ट तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें वैसी कुछ आपत्तिजनक बातें भी कही जाती हैं,
उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर में रखा गया, जो शायद समाज के लिए बेहतर नहीं था उसको लेकर के इस पे सटायर किया गया। ठीक है, तो सेंसुअली मतलब हो गया कामुकता को लेकर के। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है। प्रेम से पढ़ेंगे, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, अ वेल नोन फैक्ट, देखो मैंने जो भी नोट्स में बातें लिखने की कोशिश की, पूरा का पूरा हर एक चीज बेटा, हर एक चीज मैंने सिंपल रखने की कोशिश किया, ताकि कहीं से भी, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली जो भी लोग यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ते हैं, क्लासेस कर रहे हैं तो अच्छी हो जाएगी इंग्लिश, लेकिन नॉर्मली लोग पास करने के उद्देश्य से ज्यादा पढ़ते हैं। खैर जोक्स अपार्ट, ये मैंने एक सटायर करा, लेकिन अगर आप मेहनती स्टूडेंट हैं तो ओवरऑल आप तैयारी अच्छे से करेंगे। तो लिखता है अ वेल नोन फैक्ट व्हाट अबाउट द रेस्टोरेशन ड्रामा। अब यहाँ पे रेस्टोरेशन ड्रामा है, लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम में हमेशा आप इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखे तो ज्यादा अच्छा है। इसके बारे में एक बड़ा ही वेल नोन का मतलब क्या होता है, पॉपुलर। क्या होता है भाई मेरे, पॉपुलर फैक्ट अबाउट द रेस्टोरेशन कॉमेडी या रेस्टोरेशन ड्रामा के बारे में एक बड़ा ही प्रसिद्ध फैक्ट है। वो क्या है, तो फैक्ट ये है कि दैट इज इमोरल, कि ये जो भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, मैंने ऊपर ही बात कहा, इमोरल है। इमोरल मतलब, मॉरल मतलब क्या होता है, नैतिक, इमोरल मतलब अनैतिक चीजें हैं। इसलिए ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज डिड नॉट एक्सेप्ट व्हाट इमोरल एक्ट्स ऑन द एज, यानी कि इस एज के जो भी ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने इस इमोरलिटी एक्ट को बिल्कुल पसंद नहीं किया। जैसे कि इमोरलिटी में चीजें क्या होती थी, जैसे यहाँ पे देख लोगे गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब आप सब जानते हैं, जुआ खेलना, शराब पीना, लव मेकिंग यानी कि प्रेम मोहब्बत की चीजें, एंड सीकिंग प्लेजर यानी कि आनंद का खोज, एंड डिफरेंट थिंग्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, जुआ, शराब, प्रेम या फिर आनंद की खोज करना, ये सब चीजें इमोरल चीजें हैं। और इन चीजों को इस जमाने के जितने भी लेखक थे, ड्रामेटिस्ट थे स्पेशली, वो इनको क्रिटिसाइज करते थे। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, गौर से देखो जरा, दे क्रिटिसाइज दीज एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपिनियन। जो भी इसके ड्रामेटिस्ट की ओपिनियंस थी, अपना अपना ओपिनियन था, उन पे ये क्रिटिसाइज करते थे। ओके, दे नेवर टॉक्ड अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वो कभी चर्चा नहीं करते थे कि इसकी अच्छाई क्या है और इसकी क्या है बुराई क्या है, वो तो सीधा का सीधा क्या किया करते थे, इसका क्रिटिसाइज किया करते थे। ठीक है ना, दिस क्रिटिसिज्म वाज लिमिटेड। अब ये क्रिटिसिज्म लिमिटेड था, कहाँ होता था, खास करके एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं समाज में जो हाई क्लास के लोग थे, जो पहले से यानी कि जो राजा के दरबार से जुड़े होते थे, उन तक लिमिटेड रहता था। यानी कि ये क्रिटिसिज्म इतना ही दूर में रहता था, कहाँ, जो भी एरिस्टोक्रेट्स लोग थे उनके बीच में, एंड हाई क्लास सोसाइटी के बीच में। वही बात हो गई। दिस एज ऑल्सो विटनेस, ये एज जो है एक और चीज का गवाह है, साक्षी है, दैट फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्ले राइट, पहली फीमेल प्रोफेशनल प्ले राइट जिसका नाम था एफ्रा बेन, वो आई थी किस एज में, कॉमेडी ऑफ मैनर, या फिर आप कह सकते हैं कि इस रेस्टोरेशन, ओके माय डियर स्टूडेंट, रेस्टोरेशन एज के समय में। ठीक है, तो रेस्टोरेशन इसको कहा जाता है ड्रामा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले अगर पेज की बात करें तो यहां मैंने लिखा कि दिस वाज द टाइम, ये वो वक्त था किसका, जब चार्ल्स सेकंड राज करता था। चार्ल्स सेकंड क्या करता था डियर स्टूडेंट्स, रूल करता था, कहा, इंग्लैंड में, उसका ये जमाना था। दिस वाज द टाइम व्हेन चार्ल्स सेकंड वाज रूलिंग ओवर इंग्लैंड। ठीक है, जस्ट बिकॉज द थिएटर्स रीओपेंड आफ्टर सो लॉन्ग। अब कारण क्या है, क्योंकि तुरंत ही जितने भी थिएटर्स थे बहुत दिनों के बाद इंग्लैंड में क्या खुले हुए थे, देयर वाज अ डिमांड, इसलिए लोगों का क्या डिमांड था, प्लेज का, एंड द पॉपुलर प्ले राइट्स ऑफ दिस एज। देखो उस समय क्या हुआ था कि थिएटर बड़ी दिनों के बाद ओपन हुआ था, कारण अलग अलग हैं, जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा थिएटर क्यों बंद हो गए थे। तो लोगों का डिमांड आया तो लोग लिखने लगे। तो उस समय कुछ पॉपुलर जो प्ले राइट्स थे वो उसमें कौन कौन थे, जॉन ड्राइडन साहब थे, मैक फ्लेकन आपको पता होगा, एथरिज था, वाई क्लरली था, एंड कॉन्ग्रीव थे। These all playwrights were writing comedy of manners which was popular during the Restoration age. ये सारे लोग क्या लिखा करते थे, कॉमेडी ऑफ, यहाँ पे पूरा लिखा है ना, कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा करते थे, जो उस समय पे सबसे ज्यादा क्या था,
सबसे ज्यादा फेमस था। देखो नाम ही है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी कि मैनर्स को लेकर के कॉमेडी, यानी कि मैनर्स को लेकर के लोगों को हंसाया जाता था कि जो चीजें उस समय लोग ड्रामा में यूज कर देते थे, जो गलत चीजें थी, तो उसको कॉमेडी वे में लोग बताता था कि भैया ये मैनर्स ठीक नहीं है। विच वॉज पॉपुलर द रेस्टोरेशन एज, इस एज में इनकी जितनी भी रचनाएं थी बड़ा पॉपुलर थी। Thus, this period introduced a new subgenre of literature and it drew the attention of the most of audience. Most of क्या हुआ? Audience. Its popularity never came down. यानी कि अब जब ये बड़े बड़े लोग लखे लिखने, तो रेस्टोरेशन एज में ये बड़ा प्रसिद्ध हो गया। इसने इंट्रोड्यूस करा एक नए सब जेनर का, एक नए ड्रामा के लिखने का तरीका का, और जिसने ऑडियंस का, जितने भी खास करके ऑडियंस ज्यादा थे उनके अटेंशन को भी खींचा गया। पॉपुलैरिटी इसकी कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ लेते हैं। सम ऑफ द, अब कुछ एग्जांपल्स है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। द कंट्री वाइफ किसने लिखा? वाइचरली ने लिखा। द वे ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा? विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा। स्कूल फॉर स्कैंडल एंड द रिवाइवल्स किसने लिखा? तो रिचर्ड ब्रेंसली ने लिखा। पूरा नाम है रिचर्ड ब्लेंसली शेरिडन, या आप शेरिडन भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। तो इन्होंने लिखा जो फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर है। हालांकि सम ऑफ देम आर रिटन इन द 19th सेंचुरी, ऐसा भी है कि कुछ इसमें से ऐसे कॉमेडी ऑफ मैनर है जिनको 19th सेंचुरी में लिखा गया, येट फिर भी इनको कंसिडर किया जाता है किसके रूप में? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मतलब इस रेस्टोरेशन पीरियड के आगे लिखा गया, लेकिन उसका जो लिखने का शैली था, जो जेनर था, वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स पर था, इसीलिए इनको इसी में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है ना। जैसे शेक्सपियर का भी, कुछ शेक्सपियर ने लिखा, उसका भी मच एडो अबाउट नथिंग इसने लिखा, शेक्सपियर ने लिखा। तो शेक्सपियर की एक रचना थी मच एडो अबाउट नथिंग, तो इसको भी कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर में रखा गया, ठीक है ना। इसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर के रूप में, इंग्लैंड के रूप में, शेक्सपियर का ये कॉमेडी, ठीक है ना। आगे हमने रियली लिखा है, आगे आप लिख सकते हैं कि रियली कॉमेडी ऑफ मैनर, बता सकते हैं कि कॉमेडी ऑफ व्हाट? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है ना। मैनर्स क्या किया? प्लेड, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, ठीक है ना। ये सारी, ये लास्ट में इतने लाइन लिखना क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और आपसे उम्मीद है कि अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल वीडियो है और इससे आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा, तो आप एक काम कर ही देना भैया, सब्सक्राइब आप पक्का कर लेना, जरूरत है इसकी। लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करके आप बता देना कि कैसा लग रहा है आपकी तैयारी। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।